आधुनिक लोकतंत्र और भावी मानवता को ध्यान में रखते हुए जाति प्रथा के समर्थन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और भारतीय जाति व्यवस्था ये प्रवास की स्मृति, समूहों के प्रवास के स्मृतियों से बनी है और इसको वर्ण व्यवस्था में जब सोपानवत इसको चिन्हित किया गया तो इसने बराबरी के दर्जे को खत्म कर दिया है। और यह साजिश राजतंत्रों में और निश्चित रूप से ब्राह्मण पुरोहितों ने मिलकर किया और अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, ताकि एक व्यवस्था जातीय व्यवस्था रहे और संसाधनों पर और राज्य तंत्र पर एक खास वर्ग का अधिकार रहे और उनका सुख बना रहे। तो यह एक सच्चाई है कि अतीत में इसको जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था में बदला गया। जाति व्यवस्था एक अधिक स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना में मानता हूँ भारत को लेकर, जहाँ प्राचीन काल से ही प्रवास के लिए विभिन्न समूह आते रहे हैं, यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक। जैसा कि राहुल जी ने जाटों को स्लाव कहा है, स्लाव जाति का कहा है, इसी तरह गुर्जर हुए और अन्य कई जातियां हुई जो शक हूँ, बहुत से लोग आए और यहाँ बस गए और लड़ते हुए फिर वो समूहों में बसे और अपनी जाति में बने रहे। इससे एक विशेषता ये रही कि भारत में बसना आसान था, वह व्यक्तिगत रूप से बसना कठिन था, लेकिन समूह में बसना आसान था, क्योंकि आप विवाह के लिए आपस में संबंध स्थापित करते रहेंगे, जात के रूप में बने रहेंगे। और यह एक सम्मान था जिसके कारण यहाँ यहूदी, पारसी जैसे जो अन्य संस्कृतियों में जहाँ नहीं सुरक्षित रहने की संभावना थी, भारत में एक जाति के रूप में ही सही वो बने रहे। और इस तरह से इसको मैं एक जातीय स्मृति मानता हूँ। और ये इतिहास की स्मृति, समूहों की स्मृति और वर्ण व्यवस्था अवश्य ही कृत्रिम शास्त्रीय है और एक साजिश है प्राचीन अभिजात वर्ग की। तो इसको इसी दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इतिहास में इसकी निर्मित को देखें तो ये एक जैसे मान लीजिए कि भिन्न भाषा भाषी, भिन्न मतावलंबी कोई आता है और एक समूह में प्रवास कर जाता है, और अगर जगह पर्याप्त है और भोजन पर्याप्त है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती थी कि कोई बस रहा है। वह प्राचीन काल में ऐसा भी रहा कि जो भूमि अभी जोती नहीं जा रही है, कृषि योग्य नहीं है या कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो वहाँ बसने पर किसी को आपत्ति नहीं होती थी और उदार भाव से वो बसने दिया जाता था या फिर मांगने पर दे दिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ जातियाँ बसती रहीं, बहुत प्रवास हुए। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था में उसको फिर शूद्र है तो वैश्य है, ये बात का है। जब एक व्यवस्थित समाज बना और उसमें व्यवसाय करने वाले दिखने लगे और कुछ भूमि से संबंधित दिखने लगे, तो जो क्षेत्र से जिनके पास भूमि से कोई मतलब नहीं था और विनिमय द्वारा, सामानों की आपूर्ति द्वारा जो आजीविका चलाते थे, वैसे कहे गए। शूद्रों का जो अन्य जो संसाधन विहीन थे उनको शूद्र मान लिया गया, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो। इस तरह से और पेशेवर जातियां थीं, धीरे धीरे अलग अलग जातियों ने अलग अलग हुनर विकसित किए और उन्हें चुना और इस तरह से बढ़ई, लुहार, विश्वकर्मा, प्रजापति, कई तरह के वर्ग बने और नाई, जुलाहा। तो धीरे धीरे ये एक जटिल समाज अपना आवश्यकता के अनुसार बनाता ही गया और उनको वर्ण व्यवस्था में रखना न रखना वो रुचि का और उनके संस्कारों
के आधार पर, धार्मिक संस्कारों के आधार पर तय किया गया। जो तटस्थ जातियाँ थीं उनको उदार भाव से देखा गया और जो अधिक विपरीत पड़ती थीं उनको बाहर ही रहने दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे एक बात और है, सबसे ज़्यादा कलाबाजी चूँकि धीरे धीरे पुरोहित वर्ग हर जगह इसकी पैठ थी, तो सूचना और जनसंपर्क विभाग इसी के पास था और शिक्षा विभाग भी इसी के पास था, ये मानिए। तो स्वाभाविक है कि ये कुछ अधिक इनको सम्मान मिला और इस सम्मान को ये अपने ढंग से जो है फिर जिसके यहाँ जाते थे उसकी भी प्रशंसा करते थे। तो यजमान कौन उनको किसके यहाँ सम्मान सहित जा सकते हैं। तो इन्होंने जैसे बहुत से किसान जातियों को स्वीकार किया, बहुत के यहाँ नहीं जाना और जो कम देने वाले निर्धन जातियाँ थीं संसाधनों वाली, उनको छोड़ दिया, उपेक्षित भी किया। ये एक आर्थिक मसला भी है। तो अब इसको सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग वैवाहिक समूह है वह उसको इस रूप में देखें कि वो एक अलग प्रवास और एक जाति रही होगी और कभी बसी होगी आकर और उसी रूप में बनी हुई है। अब विज्ञान यह कहता है कि अगर बंद समूह में वैवाहिक संबंध होते हैं, प्रजनन होता है, तो बहुत से रोग उनके अंदर बने रह सकते हैं और अलग अलग जातियों में अलग अलग विशेषताएं, जीनेटिक जो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जो होते हैं, कभी कभी सकारात्मक होते हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो बंद समूह अपने आप में ठीक नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। कुछ मामले में उसके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जातियां अगर सभी समान धर्मी हो जाएंगे एक ही जीन प्रवाह को, तो कोई वायरस ऐसा आ सकता है कि जो पूरी मानव आबादी को खत्म कर दे। यह विभाजन एक लाभप्रद भी है और इसकी अलग अलग विशेषताएं तो देखने में भी आती हैं, विज्ञान भी उसका समर्थन करता है। जैसे ये जो काला रंग है, मोटी चमड़ी, काला रंग, ये कैंसर से जो मतलब सूर्य की जो किरणों से जो रोग होते हैं उनमें संवेदनशीलता कम रहती है और जो गोरे लोगों में कैंसर होने की, त्वचा कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है और उनकी त्वचा पतली होती है। इस तरह की जो विशेषताएं हैं, जो अनुकूलन, प्राकृतिक अनुकूलन से पैदा हुआ है, इसका भी एक अलग दृष्टिकोण है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति ने व्यवस्था की है। और एक समय आएगा जब बहुत ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो गोरी चमड़ी वाले संकट में पड़ेंगे और काले वाले तब भी बचे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति ने उपहार दे रखा है। तो इस तरह से ये बहुत सी, यद्यपि जात की चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि जब राजनीति वर्तमान में ये प्रवृत्ति सामने आई है कि सामूहिक मुक्ति की तलाश, जो कांग्रेस का सपना या नेहरू का जो सपना था कि लोग आपस में वैवाहिक अंतर्जातीय संबंध करेंगे और धीरे धीरे उदार बनेंगे। पूंजी के विकास के साथ एक अलगाव और स्वतंत्रता, पूंजीवाद जो है सामंत, चूँकि जाति को सामंतवादी परिवेश की उपज माना गया है मार्क्सवाद में, तो मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जब पूंजीवाद बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे लोग अवहेलना करेंगे। साम्यवाद भले न, साम्यवाद में तो मानते हैं कि जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सब लोग समान रहेंगे, संसाधन सबके छीन लिए जाएंगे और सरकार के हो जाएंगे तो उसका महत्व घट जाएगा। लेकिन इसको तब भी देखा जाता है कि नस्ली घृणा, नस्ली भेद रह जाता है और कई पूर्वाग्रह हैं, वो कई कारणों से हैं। भारत में नस्ली भेद तो नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से विभिन्न तरह से आपस में जीन का आदान प्रदान भी होता रहा, चाहे वह अवैध संबंधों के माध्यम से ही क्यों न रहा हो। और वर्ण संकर जिसको कहते हैं शास्त्र में, वर्ण संकरता जो है
बनी रही है, तो इससे बहुत जातीय भेद देखा जाए तो जेनेटिक स्तर पर नहीं रह गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक निर्मित के रूप में बना हुआ है। और उससे धीरे धीरे पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है उभर रही है, लेकिन इसमें जो राजनीतिकरण हुआ इस बीच, उससे एक सामूहिक मुक्ति की आकांक्षा भी आई कि हम पूरी जाति को सम्मान बढ़ाया जाए, फिर सब बराबरी का के रूप में देखा जाए। यह भी एक विकल्प कहा जा सकता है कि ये भी ठीक है, जब तक व्यक्तिगत जैसे बम्बई वगैरह में है, फिल्मी जगत के लोगों में है, वैसा न हो, तब तक के लिए ठीक है। और लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक नई व्यवस्था की प्रतीक्षा है, नए समाज की प्रतीक्षा है, वही हमारा भविष्य होगा।